Hello and welcome class 12th in another video. In this video we're gonna talk about some of the questions that it was related to our previous topic, and we'll proceed further with some new topics. Like I already told you in the previous video that we will be discussing in this module Fleming's right hand rule and motional EMF and all. So these kind of things we are going to discuss in this video. But before that, we are going to solve some 2-3 questions related to your previous topic that we have studied, and all these questions will be for NCRT questions, textbook questions, because in board you have to be prepared for those type of questions. Okay, you're not gonna get any simpler questions from physics basically. And okay, so this question is saying that without wasting any time, let's proceed to its solution. समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. Let's try to figure it out. A square loop of side 10 centimeter and resistance 0.7 ohm is placed vertically in the east-west plane. इस लाइन से हमें क्या समझ में आता है. इट इज ये जो कॉइल है ये कैसे स्क्वायर कॉइल है ऑब्वियसली, और पूरे कॉइल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है. ये मैंने बना लिया ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है, विथ सम ऐसा कलर, ठीक है, लाइट कलर से मैंने बना दिया. एक साइड 10 सेंटीमीटर की, सारी साइड ही 10 सेंटीमीटर की होगी सिंस इट इज अ स्क्वायर लूप, और इसका पूरा का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 0.7 ओम. तो रेजिस्टेंस की तो बात बाद में आती है. अब आगे देखते हैं क्या बताया है कि ये जो हमारा कॉइल है ये वर्टिकली प्लेस्ड है ईस्ट वेस्ट प्लेन में. अच्छा, ईस्ट वेस्ट प्लेन कौन सी प्लेन हो गई? ये वाली प्लेन, ठीक है, ये वाली प्लेन, मतलब ऐसी प्लेन जो कि ऐसे आपके तरफ भी निकल के आ रही होगी, स्क्रीन के अंदर भी जा रही होगी. ये वाली प्लेन की बात कर रहे हैं, ईस्ट वेस्ट प्लेन. ओके, समझ में आ गया तुम लोगों को कैसी प्लेन है? ऐसी प्लेन है कि तुम लोगों को देखो सिर्फ लाइन दिख रही है पूरी पूरी. अगर मैं थोड़ा 3 डायमेंशनली बनाऊँ तो मैं ऐसा बना सकता हूँ उसको. ओके, सपोज कर लो मैं ऐसा, कि मैं ऐसा मतलब ऐसा प्लेन रखा हुआ है, बट ऐसा आपको सामने से स्क्वायर ऐसा दिख रहा है, बट एक्चुअली में मैं इसको 3 डायमेंशनली ऐसा दिखा रहा हूँ कि आपकी तरफ निकला हुआ है ये प्लेन और आधा स्क्रीन के अंदर है, ऐसा है. ओके, सो बेसिक आइडिया क्या है यहाँ पे, इसको हमने समझा कि ये इस तरीके से रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक, कि हमको उस प्लेन का सिर्फ और सिर्फ ऐसा दिख रहा है. खैर, यहाँ पे क्या दिया कि वर्टिकली रखा हुआ है. वर्टिकली का मतलब, अब ये वाला जो कॉइल है वो तो मैंने प्लेन की बात करी थी अभी. अब मैं इस कॉइल को प्लेस करूंगा यहाँ पर. कॉइल किस तरीके से रखी हुई है? कॉइल ऐसे रखी हुई है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वो लाइन के तरीके दिखेगी. ठीक, जो कॉइल है आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के तरह ही दिखने वाली है. ओके, सो जस्ट लाइक दैट, कि आप ये समझ लो कि मैं अगर इसका एक ऐसे ले आऊँ तो इस तरीके से कॉइल रखी हुई है यहाँ पे, इस तरीके से. ओके, कॉइल इस तरीके से रखी हुई है. इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? मतलब ऐसी रखी हुई है कि अगर हम इस कॉइल का एरिया वेक्टर निकालें, कॉइल का एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं? नॉर्मल निकालते हैं ना, उसका एक प्लेन कैसे नॉर्मल एक वेक्टर निकालते हैं, नॉर्मली वेक्टर आउटवर्ड की तरफ निकलता है. यानी कि अगर ऐसे प्लेन रखा है तो हम ऐसे निकाल देंगे वेक्टर आउटवर्ड. ठीक है, अगर प्लेन वहाँ पे ऐसे रखा हुआ है तो इसका कैसे निकलेगा वेक्टर? प्लेन का कुछ ऐसा निकलेगा. इज इट क्लियर? इस तरीके से निकलेगा इसका नॉर्मल वेक्टर. ओके, तो दिस इज द एरिया वेक्टर ऑफ दिस कॉइल. एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल. क्वेश्चन को समझना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. अगर हम क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए, हमारे पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं हुआ. इज इट क्लियर? तो इंग्लिश को डिकोड करना हमें जरूर से आना चाहिए. तो अब मुझे ये समझ में आया कि वर्टिकली रखा हुआ था ईस्ट वेस्ट प्लेन में, ईस्ट वेस्ट प्लेन ऐसे रखी हुई है, वर्टिकली ऐसे रखा हुआ है. एंड आगे बढ़ते हैं. A uniform magnetic field of 0.1 Tesla is set up across the plane in the northeast direction. अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा है देखो, यानी कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है. ठीक है, इस प्लेन के अक्रॉस, ऐसे इस प्लेन के अक्रॉस, यानी कि प्लेन को काटता हुआ जा रहा है. अक्रॉस का मतलब आर पार, प्लेन के आर पार ऐसे जा रहा है. देखो इस प्लेन के आर पार जा रहा है कि नहीं, ये ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर वाला अगर आप लोग को दिख रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैंने पहले से बना रखी थी, मैं बाद में भी बना था. ठीक है, मैं पहले से बना रखा था मैंने. ओके, इज इट क्लियर? किस तरीके से है, अक्रॉस जा रही है, और क्या कह रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में. अब क्योंकि आपको कोई एंगल नहीं दिया तो नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन जब हम भी लेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल 45 डिग्री एंगल ये बनाएगा आपका.
इस ये वाला, ठीक है। नॉर्थ के साथ भी ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा एंड ईस्ट के साथ भी ये जो लाइन है 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हम ऐसे समझते हैं, ओके। इस तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी, इस तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप है इस पूरे सिस्टम में। एंड ऑब्वियसली हमारी मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म और डायरेक्शन भी हमें पता चल गया, नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये वाली डायरेक्शन। नाउ दैट, अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले हम एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल बता सकते हैं, जो कि एंगल हमारा इतना मशक्कत करने के बाद हमें मिला कि क्या है ये, क्या होगा एंगल। तो आधे लोग समझ गए होंगे कि क्या होगा ये एंगल, ठीक है। क्या होगा ये एंगल, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। इज इट क्लियर बच्चों? सो ये एंगल तो 45 डिग्री मिल गया, यानी कि बी और एरिया के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना मिल गया हमको? 45 डिग्री एंगल। ओके, सो इसको पूरा कर, इस कॉइल को हटाते हैं, इसका तो हमें अब काम नहीं है। हमने समझ लिया कॉइल, ऑब्वियसली कॉइल का एरिया कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर है। तो मीटर में चेंज करेंगे, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे कितना हो जाएगा? दिस विल बी 0 पॉइंट, आई थिंक 0.1 मीटर, राइट। सो 0.1 मीटर, 0.1 मीटर एक लेंथ हो गई, 0.1 मीटर ब्रेड मान लो, स्क्वायर है तो लेंथ इंटू ब्रेड या फिर साइड का स्क्वायर, जो भी आपको करना हो। तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा उसका एरिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में ही, सॉल्यूशन तो हम डायरेक्ट कर ही लेंगे, क्वेश्चन में आओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू जीरो, यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो हो गई इन 0.7 सेकेंड्स एट अ स्टेडी रेट, यानी कि एक स्टेडी रेट में, यानी कि कांस्टेंट रेट से ये घट के जीरो हो गई। इज इट क्लियर? कांस्टेंट रेट से घट के जीरो हो गई। हमें निकालना क्या है? वी हैव टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द करंट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। देखो, इस टाइम इंटरवल के बीच में जो भी हमारा इंड्यूस हो रहा है करंट एंड ईएमएफ, वो हमें निकालना है। तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो ईएमएफ तो लेंस लॉ से निकल ही आएगा। आपके फेरेडे लॉ से हम ईएमएफ निकाल लेंगे। एंड बात आती है करंट की, तो हम करंट भी बहुत इजीली, सॉरी आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो दैट्स वाई थोड़ा सा ऑब्वियसली कोविड नहीं हुआ है मुझे, बट स्टिल आई एम नॉट फीलिंग वेल, थोड़ा सा जुकाम और मौसम के बदलने की वजह से। ओके, सो वी वर ओके, वी वर कैलकुलेटिंग विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, हम करंट निकाल सकते हैं। पहले ईएमएफ निकालेंगे देन करंट निकालेंगे। चलो अब करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मतलब कई सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी रिजॉल्व कर दी हैं, इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। सो एंगल हमें पता चल गया, एंगल कितना है? थीटा। थीटा कितना है बच्चों? 45 डिग्री। इज इट क्लियर? थीटा में पता चल गया किसके किसके बीच का एंगल है वो, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है वो। सो हमको ये मिल गया है। एंड अगर हम बात करें कि फ्लक्स के थ्रू कॉइल कितना जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स कितना जा सकता है, तो हम मैक्सिमम फ्लक्स निकाल, देखो क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि मैग्नेटिक जो आपकी फील्ड है, मैग्नेटिक ये फ्लक्स नहीं है, फील्ड है, इसको मैं पूरा ही लिख देता हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू जीरो, तो हम ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड जब मैक्सिमम होगी तो उसके थ्रू मैक्सिमम फ्लक्स होगा, तो हम मैक्सिमम फ्लक्स निकाल लेते हैं। मैक्सिमम फ्लक्स का मतलब यही फॉर्मूला होगा, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ओके, बी ए कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा जल्दी बता दो। बी तो हमें दिया हुआ है ना 0.1 टेस्ला का, है ना, मल्टीप्लाई बाय एरिया कितना है इसका, अगेन मीटर में रखेंगे ना, 0.1 इंटू 0.1, ये तो एरिया था, 0.1 इंटू 0.1 इस एरिया, साइड का स्क्वायर। और क्या बचा हमारे पास, कॉस 45 डिग्री, जो कि होता है 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 ही लिखते हैं क्या, लिख देते हैं 1/√2 इंटू इंटू हो जाएगा 1 अपॉन, अब भाई √2 हम कैसे लिखें, चलो कोई बात नहीं, हम √2 लिख देते हैं, आप लोग समझ जाना कि ये √2 है। ठीक, मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, आप लोग लिखने टाइम इसको रूट बनाना, ऐसा रूट मत लिख देना। ओके, ऐसे मेरे क्लास में एक लड़का था पहले, हिंदी की गाइड चलती थी नंदलाल दयाराम की, सीबीएसई में, मतलब हिंदी की गाइड चलती थी, वो बहुत ही रफ पेपर की आती थी।
कभी कभी उस गाइड में हिंदी का आंसर जो लिखा होता था, हमारे टीचर बड़े हिंदी के बहुत अच्छे थे, तो गाइड में लिखा होता था कि ये इसका उत्तर छात्र अपने इच्छा अनुसार स्वयं करें। तो कुछ गधे ऐसे होते थे मेरे क्लास में जो कि उसका आंसर वो वही उतार देते थे कि इस मतलब इसका उत्तर शिक्षक, अरे इसका उत्तर छात्र स्वयं करे, अपने इच्छा अनुसार स्वयं करे। तो गधे लोग वो वही उतार देते थे, तो जब टीचर पढ़ता था तो हंसता था कि बताओ, मतलब छापा भी है तो वो भी ठीक से, कॉपी करने की भी एक कला होती है ना, वो भी ढंग से नहीं करता। खैर, तो आप लोग भी जब इसमें उतारना अपने कॉपी में, इसको जब आप नोट करना तो दिमाग खोल के नोट करना, जो चीज़ मैं कहता हूँ उसको जरूर सुनते हुए नोट करना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो, ये तो सीधा सीधा हम क्या लिख सकते हैं, ये नीचे एक डेसिमल हटेगा, नीचे 10 आएगा, एक डेसिमल नीचे 10, नीचे 10⁻³ ऊपर आ जाएगा अपॉन √2, इसको हम लिख सकते हैं ना 10⁻³ अपॉन √2। ठीक है, ये आएगा हमारा। अच्छा, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी के लिए या फिर सॉल्व कर लें। रूट देखो, √2 की वैल्यू होती है 1.414, आई थिंक, यस 0.414 होती है क्या, 1.41, आई थिंक 1.414 होती है, √2 की वैल्यू होती है। तो उसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि 1/1.414, ऐसा ऐसा सिंप्लीफाई कुछ थोड़ा बहुत ऐसा डेसिमल में आएगा हमारा, करीब आई थिंक 0.7। ठीक है, 0.7 इंटू आपका ये बचेगा इंटू 10⁻³ और ऑब्वियसली आप जानते हो कि वो वेबर में होगा हमारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁻³ वेबर। ठीक है, वेबर इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स। ये मैक्सिमम फ्लक्स है जो कि इस कॉइल के थ्रू जा रहा होगा। ठीक, इस कॉइल के थ्रू में सेटअप होगा। ओके, ये जो मैक्सिमम फ्लक्स आया है, ये खत्म कितनी देर में हो जा रहा है, ये जो मैक्सिमम फ्लक्स आया है ये खत्म कितनी देर में हो जा रहा है, देखो 0.7 सेकेंड्स में ये जीरो हो जा रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जा रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी जीरो हो जा रहा है। ओके, सो 0.7 सेकेंड्स में ये जीरो हो जा रहा है, अभी इतना है, 0.7 सेकेंड्स के बाद ये जीरो हो जाएगा, ऐसा समझो। ठीक, तो हमको क्या करना होगा, देन हमको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अपने को तो पता है ना, अपने को तो पता है क्या होता है उसका फॉर्मूला, ईएमएफ इंड्यूस्ड का क्या होता है, जल्दी से बता दो। ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। इज इट क्लियर? डी फाई क्या हो गया, पहले फ्लक्स इतना हो गया था हमारा, मैक्सिमम फ्लक्स इतना है और मिनिमम कितना है, जीरो, यानी कि क्या हो गया 0.7 इंटू 10⁻³ माइनस जीरो, डिफरेंस डी फाई की वैल्यू ये हो गई, अपॉन में डी टी कितना है 0.7 सेकेंड्स, है कि नहीं है? देखो सिंपल था कि नहीं सिंपल था, कुछ नहीं। अच्छा, अब देखो हमने, अब हमारा यहाँ पे 0.7 जो आया, देखो सीबीएसई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये बोर्ड में भी आ चुका है क्वेश्चन, तो बोर्ड हमें हमेशा वैल्यू ऐसी देता है जो कि कैंसिल आउट हो जाएंगी पूरी की पूरी, और आपको कैलकुलेशन में उतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। सो दिस वाज द वैल्यू 0.7 जो कि हमारी आई थी मैक्सिमम फ्लक्स के लिए, और वो कैंसिल आउट हो जाएगी किससे, हमारे dt से, टाइम से। देखो टाइम की वैल्यू भी ऐसी ही दी थी, तो ये हो गया इससे कैंसिल। हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया सिंपल सिंपल 10⁻³ और आप जानते हो यूनिट कितना आएगा, ये ईएमएफ निकला है, हमारा आंसर कितना आएगा 10⁻³ हमारा क्या, वोल्ट। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ को हम मिली मिली लिखते हैं ना 10⁻³ को, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 मिली वोल्ट। ठीक है, इसको 1 मिली वोल्ट भी लिख सकते हैं। सो अगर आप नहीं भी लिखोगे डजेंट मैटर, अगर 10⁻³ वोल्ट भी लिखे हो ना तो कोई गलत नहीं करेगा आपका, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड अब हम बात करते हैं, हमने ईएमएफ निकाल लिया, अब हम निकालेंगे करंट। ठीक है, तो करंट हम कैसे निकालेंगे, और करंट कौन सी, ऑब्वियसली इंड्यूस करंट ना, तो लिख देते हैं हम कौन सी करंट निकालने वाले हैं, इंड्यूस्ड करंट। ओके, इंड्यूस्ड करंट कितनी हो जाएगी बच्चा, इंड्यूस करंट जल्दी से बता दो। इंड्यूस करंट हमारी ओम्स लॉ से निकल आएगी, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस का आइडिया है। तो सिंस
ओम में दिया हुआ है और ये मिली वोल्ट में है, तो ओके, तो हम उसको वोल्ट में रखेंगे ताकि हमारा जो भी करंट की वैल्यू है इसमें आए। चलो करते हैं। हमारा करंट की वैल्यू कितनी होती थी? आई इज इक्वल टू क्या होता था? ई एम एफ अपॉन आर होता था ना। हाँ ठीक तो लिखा है, ई एम एफ अपॉन आर होता था। इसको कैपिटल ही कर लो, ई एम एफ। ठीक है, ई एम एफ अपॉन आर। आप जब अपने कॉपी में लिखोगे तो उसका सिंबल बनाओगे, कैसा था सिंबल? ऐसा। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। इसको रखते हैं, क्या रखेंगे भाई? ई एम एफ कितना है? 10 to the minus 4 वो ओके, 10 to the power -3 अपॉन 0.7। ठीक, ये हमारा ये आ गया। एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये करीब ये आएगा 1.4 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर क्यों? क्योंकि इंटू 10 to the, या फिर इसको लिख सकते हैं हम इंटू 10 to the power -3 एम्पियर। इज इट क्लियर? क्वेश्चन कुछ देखो, क्वेश्चन हो गया ना हमारा सॉल्व। हमसे यही पूछा गया था, हमने बता दिया इसका आंसर। ठीक, तो ये डायग्राम अगर आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा सॉल्यूशन में, तो ये मैं ऐसे बता रहा हूँ, तो ध्यान से इसको सुनिएगा और ध्यान से डायग्राम को समझने की कोशिश करिएगा। इज इट क्लियर? ओके, तो सॉल्यूशन तो आपको हर जगह मिल जाएगा, बट स्टिल वो डायग्रामेटिकली जिस तरीके से होता है उसको आप लोग जरूर फोकस करिएगा, बिकॉज एट द एंड आपको खुद से ही सॉल्व करना है सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चीटिंग के भरोसे तो हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि पता नहीं आप एग्जामिनर कौन हो वहाँ पे, आप आगे पीछे देख पाओ भी कि ना पाओ। चलो, ऑब्वियसली हमें चीटिंग के भरोसे तो रहना ही नहीं है, तो अपनी तैयारी इतनी तगड़ी करनी है कि हमें कुछ सोचने की जरूरत ही ना पड़े। हमारा कॉम्पिटिटिव भी तैयार हो रहा है साथ के साथ, क्योंकि क्वेश्चन जो हम सॉल्व कराते हैं इसमें कुछ कॉम्पिटिटिव के पार्ट भी होते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बोर्ड का भी सिलेबस लेंदी है, सो वी हैव टू फोकस ऑन बोर्ड। बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो सारी आपको बता दी जाएंगी एक एक करके। एंड आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रैक्टिकल्स ऑल्सो। तो प्रैक्टिकल की जो भी मैंने वीडियो लिंक्स भेजी हैं उसके चैनल पे और सारी वीडियोस है जो कि और अदर एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, उसको देखिए। और ऑब्जर्वेशन कैसे रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ उतना समझो, और कभी आपको इक्विपमेंट सामने दिख गया तो उसको कैसे कनेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें अगर दिमाग में आ गई, उस वीडियो से आपने इतना सीख लिया अगर, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा प्रैक्टिकल्स को रियल लाइफ में करना। हम बहुत जल्दी जल्दी एक दिन में एक प्रैक्टिकल करके बहुत जल्दी जल्दी हमें ऑलमोस्ट हमें इस बार मिनिमम 12 प्रैक्टिकल्स करने ही करना है। तो 12 प्रैक्टिकल्स वी हैव टू परफॉर्म एंड रिकॉर्ड दैट इन आवर कॉपी। और एक्टिविटी में 6 एक्टिविटी वी हैव टू डू। सो ठीक है, सेक्शन ए से 3, सेक्शन बी से 3, वो तो जब स्कूल खुलेगा मैं करवा दूंगा आप लोगों को। तो चलो आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होगे ये क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ से आ गया वन के बाद? एक्चुअली मैं लास्ट वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन करे थे और आज की वीडियो में मैंने एक उसके पहले किया था, तो ये 4th नंबर क्वेश्चन है। पिछले वाले क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन नंबर 1 गलती से लिख दिया था। एक्चुअली वो 3rd क्वेश्चन था हमारे इस टॉपिक का, प्रीवियस हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस, अ कॉइल विद एन एवरेज डायमीटर ऑफ 0.02 मीटर, एक कॉइल है जिसका कि एक डायमीटर है 0.02 मीटर है, एज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, ध्यान से सुनना, वो परपेंडिकुलरली प्लेस्ड हुआ है विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6000 टेस्ला। ठीक है, परपेंडिकुलर किसके है? मैग्नेटिक फील्ड के, जिसकी मैग्नीट्यूड 6000 टेस्ला है। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ 11 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है जब ये ही मैग्नेटिक फील्ड 6000 से 1000 पे हम ले आ रहे हैं 4 सेकंड में। ठीक है, तो बताओ आपको व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल? कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। क्या था हमारा? अच्छा, यहाँ पे अब हम क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पे हमारा सिंपली वाला क्या, छोटा चेंज तो है नहीं, बड़ा चेंज है। ठीक है, बड़े बड़े वैल्यू है, तो रेडियस हम निकाल लेते हैं कॉइल का, तो वहाँ से हम एरिया निकाल पाएंगे। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, डायमीटर दिया है, रेडियस निकाल लेते हैं पहले कॉइल का। ठीक है, रेडियस ऑफ कॉइल
रेडियस ऑफ कॉइल कितना हो जाएगा 0.02 पे 0.01 हो जाएगा 1 मीटर। और अगर हम एरिया ऑफ द कॉइल की बात कर ले तो एरिया ऑफ कॉइल की बात कर ले तो कितना हो जाएगा, हाँ 3.14 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा तुम्हारा 0.001 मीटर, यही होगा। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा, इसका स्क्वायर 0.01 इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, इज इट क्लियर? ये एरिया हो गया हमारा। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि हमारा जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, आप ऐसा कह सकते हो ना कि सपोज कर लो हमारा मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक जो हमारी फील्ड, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफरेंस हमें नहीं पता है, मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस पता है, ये फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड 6000 टेस्ला थी, फिर मैग्नेटिक फील्ड 1000 टेस्ला हो गई। तो हमें पता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे फ्लक्स से किस तरीके से रिलेटेड होती है, तो हमें पता है ना, और किसी को तो नहीं पता। तो अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ध्यान से सुनना। देखो सपोज करो पहले मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B1 कितनी थी, 6000 टेस्ला, 6000 टेस्ला, इज इट क्लियर? एंड B2 हमारी कितनी हो गई थी आफ्टर 4 सेकेंड्स, हाँ आफ्टर 4 सेकेंड्स 1000 टेस्ला, कितना है, ठीक है। टाइम हमारा कितना है, कितने टाइम में हो रहा है, ये टाइम इंटरवल लिखेंगे हम। टाइम इंटरवल कितना है भाई, टाइम इंटरवल हमारा 4 सेकेंड, इतने 4 सेकेंड में चेंज हुआ। और ईएमएफ की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है ईएमएफ की वैल्यू, 11 वोल्ट, इतना ईएमएफ इंड्यूस हुआ इस पर्टिकुलर चेंज में। जब जितना ऐसा चेंज हुआ तो इतना ईएमएफ बना। वो कहाँ चला गया, ओके। नाउ अब हमें ये सारी वैल्यू पता है, हमें पता है ना कि एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ईएमएफ का एक फॉर्मूला ये होता है, ईएमएफ का एक एक्सप्रेशन होता है कैपिटल एन ब्रैकेट में फाई 1 माइनस फाई 2, होता है, होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। फाई 1 माइनस फाई 2 या फाई 2 माइनस फाई 1, वो हम उसको हम मैग्नीट्यूड फॉर्म देते हैं, पॉजिटिव ही निकल के आता है बाहर, जैसा कि मैंने मॉड में बताया था तुमको। मॉड में होता है ये तो, चाहे फाई 2 माइनस फाई 1 हो, चाहे फिर खैर डिवाइडेड बाय टाइम, यही था टाइम इंटरवल, ठीक। सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन हमें ये फाई 1 फाई 2 क्या दिया हुआ है, ये फाई 1 फाई 2 एक्चुअली में फ्लक्स है ना। तो फ्लक्स क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ कॉइल विद एन एवरेज डायमीटर विद ना इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड यानी कि प्लेन, जो कॉइल का प्लेन होगा वो परपेंडिकुलर है किसके, हमारे मैग्नेटिक फील्ड के। तो यानी कि जो एरिया वेक्टर होगा, वो उस कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा वो हमारा पैरेलल हो गया किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। कॉमन सेंस, अभी तक हम यही सॉल्व करते आ रहे हैं। तो वो पैरेलल हो गया तो वहां से हमारा दोनों के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री। तो B इंटू ए इंटू कॉस थीटा जो होता था फ्लक्स के लिए, तो हमारा जो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था, फ्लक्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता था, अगर था B इंटू ए कॉस थीटा। अब कॉस यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा तो कॉस 0 डिग्री 1 है, कॉस 0 डिग्री, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं B इंटू ए। इज इट क्लियर? अच्छा, फ्लक्स क्या है, बेसिकली फ्लक्स क्या होता है, फाई। तो फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक। तो अगर हमें फाई, अब हमें क्वेश्चन में बी दिया हुआ है, फाई तो दिया नहीं है, क्या दिया हमें क्वेश्चन में, बी दिया हुआ है। तो हम क्या करें, अगर इसी एक्सप्रेशन में से, इसी एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को सपोज करो, देखो थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करें तो हमारा ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईएमएफ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा एक्सप्रेशन कैसा चेंज होगा, nth हमें निकाल लेंगे, ब्रैकेट में आएगा हमारा फाई 1 को कैसे लिख सकते हैं हम, बी वन इंटू एरिया थोड़ी चेंज हो रहा है, एरिया तो सेम है ना, माइनस उसी कॉइल का एरिया की बात हो रही है, B2 इंटू ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई रोक ही नहीं सकता हमको इसे लिखने से। नाउ हमारा ईएमएफ किस में बदल जाएगा, हमारा ईएमएफ बदल जाएगा, ईएमएफ की वैल्यू हमें पता है, लगते हैं क्या डायरेक्ट, 11 वोल्ट इज इक्वल टू कैपिटल एन, वो तो रहेगा, हमें निकालना है,
ये हो जाएगा, एरिया बाहर निकाल लेते, कॉमन हो जाएगा एरिया, एरिया भी बाहर निकाल लेते और एरिया की वैल्यू भी हम रख देते ऑफ कोर्स, जो कि यहाँ पे हमें एरिया ऑफ द कॉइल हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। कितना है ये होगा 3.14 इंटू 10⁻, ऐसे ही कुछ आएगा 10⁻, ऐसा लिखे हैं कि इसको ऐसे ही छोड़ दें, चलो लिखे देते हैं, 10⁻⁻4 आएगा बेसिकली। ओके सो या तो 10⁻⁻4 लिख सकते हो आप, इसको 10⁻⁻4 लिखते हो। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा जल्दी से बता दो, 6000 माइनस 1000 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000, ठीक है, टेस्ला अंदर की तरफ ये चीज़ आएगी, और डिवाइड बाय टाइम कितना हमारा 4 सेकेंड्स, ठीक है। अब क्या करना है हमको, n की वैल्यू निकालनी है ना, तो n विल बी इक्वल टू हमारा सारा कुछ 11 के नीचे चला जाएगा, 11 अपॉन, और 11 से नहीं, 4 भी नीचे, जो 4 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 इंटू 4, 4 राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएगा, 4 ऐसा हो जाएगा, देन ये बाकी सारी नीचे आएगी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 5000, ठीक है। अब 10⁻⁻4 और 5 में से 10⁻3 निकाल दो, बचेगा नीचे 10⁻⁻1, ऊपर ले जाओ, कितना बचेगा 10 केवल बचेगा ऊपर न्यूमरेटर में, ठीक। वहाँ से n जो भी हमारा आएगा ये हो जाएगा 11 4 44 था 440 अपॉन, ये बचेगा आपका, ये हो गया 5 इंटू 3.14, तो 440 से 5 तो काटो, ये हो जाएगा 440 डिवाइड बाय 3.14 इंटू 5, ये कुछ इस तरीके से वैल्यू बचेगी क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी ले लिया। 5 से ये कट जाएगा पूरा, 5 8 ज़ा 40, 8 ज़ा 40, 88 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 88 डिवाइडेड बाय 3.14, 88 7 की टेबल में तो आता नहीं, तो 22/7 कर लेते। ओके इसको हम चेंज कर लेते हैं 22/7 में 3.14 को, ठीक है। पाई की वैल्यू हम 3.14 ना लेके 24/7 कर लेते हैं, हमारे लिए आसान हो जाएगा, बहुत ही उम्दा। और ये हमारा कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आएगी दिस विल बी, ये 22 4 टाइम्स में जाएगा, हाँ ऑब्वियसली 22 4 टाइम्स में जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 28, ठीक। तो बेटा कैलकुलेशन पेन चलाने से आती है, आप लोग इस समय अगर, कुछ लोग पेन चला के निकाल भी चुके होंगे 28 मेरे से पहले, मैंने अभी निकाला वो भी मैंने किया, आपने सिर्फ देखा, आपको आया नहीं कुछ, कैलकुलेशन में नील हो जाओगे, इसलिए कैलकुलेशन खुद से करो, मेरे वीडियो को देख के सिंपली ऐसे कॉपी मत कर लेना, कॉपी में खुद से करो, कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मोशनल ईएमएफ के बारे में पढ़ना, तो आओ करते हैं, देखते हैं। आगे हमारा आंसर, एन की वैल्यू निकाली थी, एन की वैल्यू कितनी है 28, आंसर कितना हो गया आपका, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज 28। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम आ गए हैं मोशनल ईएमएफ में, तो पहले जान लेते हैं मोशनल ईएमएफ होता क्या है। तो मोशनल ईएमएफ की डेफिनेशन है द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, ईएमएफ जो कि इंड्यूस होता है अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आ गया आप लोगों को, क्या कह रहे हैं डेफिनेशन। चलो अब हम कंसीडर कर लेते हैं, सपोज करो ये डायग्राम कुछ देखा देखा लग रहा होगा, ऑब्वियसली अगर क्रॉस क्रॉस मैंने बनाया है तो ऑब्वियसली हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात करी है जो कि यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके तो ऐसा कुछ डायग्राम आपने देखा था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में जब हम लोग पढ़ रहे थे बिल्कुल आपने देखा था वहाँ पर। चलो यहाँ पे हम फिर वही कर रहे हैं, हमने क्या लिया हुआ है, हमने दो यू शेप्ड का ऐसा, मतलब इस शेप का ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, ऐसा हमने रेल ले लिया है, ठीक है। और ये पी क्यू जो है ये एक कंडक्टर है, इज इट क्लियर, ये पी क्यू कंडक्टर, ऑब्वियसली ये रेल है, ये भी कंडक्टर है, और ये पी क्यू भी कंडक्टर है। ऐसा रखा गया है कि ये आगे पीछे स्लाइड हो सकता है, ठीक है, मतलब हम आगे इसको स्लाइड कर सकते हैं, हम उसको पीछे स्लाइड कर सकते हैं, इस तरीके से ये स्लाइड हो सकता है। इज इट क्लियर, ये बात क्लियर है तुम लोगों को। चलो नाउ दैट अब लेट, ये हमने कंसिडर कर लिया,
तो कंसीडर पी क्यू एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है एल, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है। यहाँ पे मैंने क्यों दिखाया है, क्योंकि इसको मूव करेंगे ना तो छुप जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लेंथ दिखा दी है यहाँ पे, ठीक है। कंडक्टर की लेंथ एल है, विच इज़ फ्री टू मूव ऑन दिस रेल, ठीक है, जहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, साथ के साथ ही टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड भी है। ये क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म भी है और टाइम इंडिपेंडेंट भी है। ओके, सो और किस तरीके से है ये, ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन नॉर्मल टू द पेपर है ना, इनसाइड द पेपर जा रही है। ओके, ये चीज़ क्लियर है तुम लोगों को। नाउ आगे आगे बढ़ते हैं। द कंडक्टर पी क्यू इज मूविंग इनवर्ड्स विद द स्पीड ऑफ वी। ये जो कंडक्टर है इसको हम v की स्पीड से अंदर की तरफ खींच रहे हैं, ठीक। ये कंडक्टर कहाँ मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है, जहाँ पे v की डायरेक्शन मैंने एरो से दिखाई है। इज इट क्लियर? स्पीड v से चल रहा है ये। जैसे कंडक्टर स्लाइड करेगा लेफ्ट साइड की तरफ, तो जो एरिया है ये पी क्यू आर एस, ये जो अगर रेक्टेंगल हम माने, सपोज करो ये पी क्यू आर एंड एस एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, पी क्यू आर एन एस। तो जैसे जैसे ये लेफ्ट साइड में आता जाएगा वैसे वैसे इस ट्राइंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया कम होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? सोचो और जल्दी बताओ, है ना। जैसे जैसे देखो, सपोज करो मैंने इसको पकड़ा, अभी यहाँ पे इसका कुछ एरिया होगा इतने बड़े में, अब देखो अंदर है तो इतना एरिया देखो कम हो गया ना, और है एरिया और कम हो गया ना, और है एरिया और कम हो गया। तो यही चीज़ बताई जा रही है यहाँ पे। इज इट क्लियर? तो इट इज़ वेरी इजी टू, है ना, टू टीच यू डिजिटली, बिकॉज हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली और बहुत ही अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं चीज़ों को इधर उधर, तो ज़्यादा लर्निंग हमारी बैठती है हमारे दिमाग के अंदर, लर्निंग आउटकम ज़्यादा आता है। ओके, सो नाउ जैसे जैसे हम इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे वैसे वैसे जो पी क्यू आर एस लूप है उसका एरिया डिक्रीज होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? पी क्यू आर एस एक लूप की तरह एक्ट करने लग रहा है। देखो पी क्यू आर एस एक लूप की तरह एक्ट करने लगा, तो जैसे ही हम इसको इधर की तरफ लेफ्ट साइड की तरफ ले आएंगे इस पी क्यू कंडक्टर को, तो पी क्यू आर एस का एरिया डिक्रीज होता चला जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा, है ना। तो इसकी वजह से और क्या होगा, इसकी वजह से डिक्रीज होगा आपके जो मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर से। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? देखो अभी यहाँ पे है तो कितने क्रॉस अंदर, देखो इसके अंदर जा रहे हैं, इस लूप के अंदर कितने क्रॉस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 क्रॉसेज हैं। अब हम और इधर आ गए, अब कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही बचे, और अंदर आ गए कितने बचे, 8 बचे, 6 बचे, 4 बचे, 2 बचा, है ना। कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे एरिया कम हो रहा है वैसे वैसे हमारा जो मैग्नेटिक लाइंस पास होनी चाहिए उस पर्टिकुलर लूप के अंदर से वो भी कम होती जा रही है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इनडायरेक्टली कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ओके, एरिया भी कम हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम हो रहा है। अभी तक हम मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से इंड्यूस्ड ईएमएफ को पढ़ रहे थे, अब हम एरिया के चेंज से इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैसे जनरेट होता है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ अब हमें पता है ये सारी चीज़ें जो भी है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट होना क्लियर हो चुका है कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी जो इस लूप से लिंक्ड होगा वो भी कम होगा जैसे ये लेफ्ट की तरफ जाएगा ये पी क्यू कंडक्टर। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो एक ईएमएफ सेटअप होगा अक्रॉस द, इसी की वजह से ये जो चेंज होगा इसमें, इसी वजह से एक ईएमएफ सेटअप होगा अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, यानी कि P और Q के एंड पे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। इज इट क्लियर? क्यों होगा? बिकॉज ऑफ विच एन इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो इनसाइड दिस सर्किट जिसका की पाथ है PQRS। इसके मोशन के वजह से क्या हो रहा है, एरिया में चेंज आ रहा है प्लस मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आ रहा है, उसके वजह से जो PQ के एंड्स पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, इस कंडक्टर के एंड से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। अब क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसके वजह से जो PQRS है उसके अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है, ठीक है।
समझ में आ रहा है? अब आप सोच रहे हो कि सर करंट इंड्यूस तो होगा, बट करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी? तो करंट की डायरेक्शन हम कहाँ से पता लगाएंगे? करंट की डायरेक्शन हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हम पता लगाएंगे फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से। इज इट क्लियर? तभी तो हम पढ़ रहे थे, बताया था ना मैंने कि हम रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के बारे में। नाउ दैट हमारे को ये पता चल गया। अब जब ये केस हो रहा था, इस केस में द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट हम सिर्फ और सिर्फ किसकी मदद से बता सकते हैं? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के हिसाब से बता सकते हैं। ठीक, तो सपोज करो अ लेंथ ऑफ एक्स, ये जो आर क्यू है ना, आर क्यू, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है एक्स। ठीक, सपोज अ लेंथ एक्स ऑफ द लूप लाइज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एट एन इंस्टेंट टाइम, यानी सपोज कर लो ये जो एक लेंथ एक्स है, एक इंस्टेंट टाइम पे, क्योंकि ये मूव कर रहा है ना, तो हमने एक इंस्टेंट टाइम पकड़ लिया, एक इंस्टेंटेनियस साइमल्टेनियस टाइम हमने ऐसा पकड़ लिया, और उस टाइम पे ये जो डिस्टेंस है क्यू और आर के बीच की वो है एक्स। ठीक, पर्टिकुलर टाइम पे। ओके, देन जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा विद दिस रेक्टेंगुलर लूप जो कि पी क्यू आर एस है, वो किसके बराबर होगा? अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं फ्लक्स का फॉर्मूला वही लिखेंगे। हमने क्या सपोज किया, लिख देता हूं, सपोज 1 मिनट, यहाँ पे आते हैं। ओके, सपोज लेंथ एक्स, ये कौन सी एक्स है? ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिस वन इज एक्स। यही एक बचा था जिसका डिस्कशन नहीं हुआ था, बाकी सबका डिस्कशन हो चुका था। ठीक है, ऑफ द लूप, कौन सा लूप? ऑब्वियसली पी क्यू आर एस लाइज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड एट एनी instant of time small t. Is it clear? ठीक है, then the magnetic flux linked with the loop, कौन सा loop? PQRS, PQRS is given by, जल्दी से बता दो, पुराना वाला कॉन्सेप्ट ही लगेगा, कुछ नया नहीं है। किस तरह से गिवन है ये है फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, है ना? अच्छा, अब यहाँ पे बी इंटू ए है ना, तो एरिया हम किस तरीके से लिख सकते हैं इस पी क्यू आर एस लूप का? बिकॉज पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, तो उसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ है कैपिटल एल एंड ब्रेथ हमारी है एक्स, जो कि हमने अभी एज्यूम किया। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये बी इंटू एल इंटू एक्स। एक्स होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अकॉर्डिंग टू Faraday's law, according to Faraday's law, the induced EMF किसके बराबर होता है? Induced EMF किसके बराबर होता है? जल्दी से बता दो। This is equal to minus of d phi by dt होता है, बिल्कुल होता है ना, इज इक्वल टू माइनस डी, ब्रैकेट में फाई की जगह हमने क्या निकाला? बी एल एक्स निकाला, ब्रैकेट में बाय डी टी हुआ, अगेन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस, अब हम, क्योंकि बी हमारा जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड है ये है यूनिफॉर्म, तो इसको हम डिफ्रेंसिएशन के बाहर ले लेंगे। ओके, और लेंथ को भी बाहर ले ले, क्योंकि लेंथ भी कांस्टेंट है। देखो ये तो नहीं चेंज हो रही, चेंज क्या हो रहा है? एक्स चेंज हो रहा है ना। ओके, तो क्या लिख देंगे? डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, ये बात क्लियर है तुम लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ दैट we know these things, so we can write EMF, induced EMF is equal to क्या हो जाएगा? ये
माइनस ऑफ बी ए टी, दिस विल बी, अच्छा बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? क्या होता है भाई, जल्दी बताओ। ये होता है, अब देखो, ये होता है वेलोसिटी और ये स्पीड, इसी की तो बात कर रहे हैं वी की, ठीक है। तो तुम लोग थोड़ा सा सोचो, मैं तो लिख तो दूंगा ही, लेकिन सोचोगे नहीं तुम लोग अगर लिख के आएंगे तो सोचो ध्यान से, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ई एम एफ इज इक्वल टू बी एल वी। अब वी कौन सी स्पीड है ये, अब आप सोच रहे हो कि माइनस कहाँ चला गया, तो चलो बताते हैं माइनस कहाँ गया, ऊपर ही बताते हैं भाई। वेयर वेयर डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ वी, माइनस ऑफ वी क्यों, बताओ क्यों? बिकॉज द, वाई क्यों दब जाता है, द वेलोसिटी v is in the decreasing direction of x, the decreasing direction of x। जो भी चीजें आप लोग को बताई जाती है ना, उसके पीछे का लॉजिक होता है, सारे लॉजिक आपको बता दिया जाता है, जस्ट यू हैव टू यू नो जस्ट पुट इट टुगेदर। आप अपने सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ दिमाग में रखे रहो। ओके ये चीजें होगी। नाउ द इंड्यूस्ड EMF BLV is called emotional EMF। इसी this induced EMF BLV is called motional EMF। समझ गए, इसी को बोलते हैं मोशनल EMF। क्यों बोलते हैं इसको मोशनल EMF? क्योंकि this EMF is induced because of the motion of this conductor inside a magnetic field। Is it clear? तो ये था हमारा मोशनल EMF, ठीक है। अब हम डायरेक्शन थोड़ा सा जान ले भाई। डायरेक्शन जानने के लिए क्या, हम पढ़ लेते हैं फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल तो हमको पता ही है क्या था, FBI याद है, FBI लेफ्ट हैंड ऐसे निकालते थे। चलो राइट हैंड रूल में ऐसा क्या होता है, हाथ बनाना पड़ेगा मुझे यार, हाथ बनाना बड़ा मुश्किल है, चलो कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। तो बेसिकली ये रूल हमको क्या देता है, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट दैट इज सेट अप इन द कंडक्टर, ठीक है। और जो कि कंडक्टर कैसा मूव करता है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ना ये कंडक्टर, जो कंडक्टर का डायरेक्शन मूव करने का है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है या नहीं है, सोच के बताओ। वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, परपेंडिकुलर ही तो हुआ ना एक दूसरे के। ओके चलो ओके मोशन, देखो अगर हम राइट हैंड अपना ऐसे लें, तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छी ड्राइंग तो नहीं बनेगी बट स्टिल, चलो बहुत ही ज़्यादा कोशिशों के बाद एक हाथ बना। अब इसको डायरेक्शन दे देते हैं। चलो हमें अपने को इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालनी है। ओके हम अपनी थंब को डायरेक्शन, अपनी थंब की डायरेक्शन को हम रखते हैं जहाँ पे कंडक्टर का मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मोशन, ठीक है। थंब को किस डायरेक्शन में रखते हैं, मोशन की डायरेक्शन में। इज इट क्लियर, इट इज मोशन। इसके बाद कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद वीडियो एंड कर देंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सो इट विल बिकम बोरिंग नाउ। बाकी कुछ लोग के लिए तो ये बोरिंग होगी ही, क्योंकि ऑब्वियसली है। अब किसके लिए बोरिंग होगी, अब हम क्या ही बोले, आप लोग समझ ही जाओ। फील्ड FIELD, ठीक है। आपका जो ये फर्स्ट वाली फिंगर होती है ये किसका डायरेक्शन देती है,
फील्ड का डायरेक्शन में, मतलब फील्ड की डायरेक्शन में आप इसको रखते हो अपनी वाली फिंगर को, ठीक है, मोशन में यहाँ रखते हो। यहाँ जो ये वाली बची मिडिल फिंगर, ठीक है, मिडिल फिंगर ये जो निकली इधर की तरफ पॉइंट कर रही है, वैसे तो मिडिल फिंगर बहुत चीज़ के लिए काम आती है, बट यहाँ पे मिडिल फिंगर जो आपकी काम आएगी, एक अच्छा काम करती है, किसका डायरेक्शन बताती है, वो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताती है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये किसका डायरेक्शन देती है, इंड्यूस्ड करंट का, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन देती है आपको, ठीक। चलो लाइक वाइक कर दिया करो वीडियो को, तुम लोग बस देख लेते हो, शायद लाइक नहीं करते। और पिछली वीडियो में बहुत ही कम व्यूज़ हैं, तो मुझे लग रहा है कि पिछली वाली वीडियो एक बार फिर से भेजनी पड़ेगी। ओके नाउ ये बात तो तुम लोग को अब क्लियर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे हमको यहाँ पे इस सर्किट में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन लिखनी है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम कैसे लिख सकते हैं? देखो मोशन किधर हो रहा है, अपने थंब, अपने राइट हैंड के थंब को मोशन की तरफ करते हैं कंडक्टर के, तो ऐसे कर दिया। फील्ड किधर की तरफ है, हमारी फर्स्ट फिंगर बताती है, फील्ड किधर की तरफ है, बताओ जल्दी। किधर की तरफ हो गई फील्ड? अरे भाई फील्ड हो गई, फील्ड हो गई हमारी इधर की तरफ, अंदर की तरफ है ना, तो अंदर की तरफ ले लेते हैं अपनी फर्स्ट फिंगर को। तो मेरी जो मिडिल फिंगर है इस समय, मेरा जो राइट हैंड की तरफ जो है, राइट हैंड का मिडिल फिंगर मेरी नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है, ठीक है, आपकी भी कर रही होगी। तो नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है। अब आप सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है तो हम एरो करंट का इधर नीचे लगाएं कि कंडक्टर पे लगाओ? ऑब्वियसली आप कंडक्टर पे लगाओगे ना यार, ठीक है, कंडक्टर पे नीचे है, यानी कि करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, कंडक्टर को, क्योंकि मैंने पूरा ब्लैक बना दिया है, तो आई होप इसके ऊपर कोई ऐसा कलर हो जो कि बिल्कुल छा जाए, एंड उसकी डायरेक्शन हम बता देते हैं थोड़ा सा। करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, ये कुछ ऐसी हो जाएगी, ऐसा, ठीक है। दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये ऐसा करंट है, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा। ये जो मैंने बनाया है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। इट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, दिस रेड एरो, it is red, big red arrow is showing that direction of induced current। तो आई होप तुम लोग को ये बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंस फोर्स एंड एनर्जी कंसिडरेशन, ठीक है। लॉरेंस फोर्स याद आ गया होगा तुम लोगों को, कौन सा है लॉरेंस फोर्स, थोड़ा सा कंपेयर करके पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंस फोर्स, ठीक। और फिर उसके बाद देखेंगे लूप में जो करंट इंड्यूस्ड हुआ उसका, है ना, मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, एंड फोर्स जो कि मूवेबल आर्म पे लग रहा है, उस कंडक्टर पे जो कि मूव कर रहा है उस पर लग रहा है, ठीक है। पावर कितना देगा एक्सटर्नल फोर्स, और पावर डिसिपेट कितना होगा, ठीक है। दो तरीके के पावर होते हैं, पावर डिसिपेशन एंड पावर यूज गेन। सो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, एंड उसके बाद एक चीज़ पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्ज एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये बहुत ही छोटे छोटे चीज़ें हैं जिसको कि हम देख सकते हैं नाउ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो भी होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। उसके पहले एक चीज़ ये समझ लो कि ये जो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल है ना, दिस रूल इज ऑल्सो कॉल्ड डायनामो, ठीक है, डायनामो और जनरेटर रूल। इज इट क्लियर? कौन इस रूल को और क्या बोलते हैं, डायनामो रूल या फिर जनरेटर रूल बोलते हैं? इज इट क्लियर? डायनामो गेमिंग वाला डायनामो नहीं, डायनामो रूल, जो डायनामो मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वो डायनामो। आप लोग को शायद मैंने बताया होगा, या फिर कॉमन सेंस वाली चीज़ है, 10th में भी आप लोगों को अगर पढ़े होंगे साइंस में ये चीज़ें बताई जाती हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है उस इक्विपमेंट का या फिर उस डिवाइस का नाम होता है डायनामो, ठीक है। सो डायनामो रूल या फिर इसको हम जनरेटर रूल भी बोलते हैं, फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल को, ठीक है। इसके और भी नाम है, तो ये मैंने बता दिया, आप लोग लिख ज़रूर लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ बट आप लोग ज़रूर लिख लेना। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद अनदर टॉपिक एंड अनदर क्वेश्चंस। तो
मेरा एम तो ये था कि अगस्त के रहते रहते हम चैप्टर 6 को ख़त्म कर दें, बट आई थिंक ये सितंबर तक ही जाएगा क्योंकि बहुत ही लंबा चैप्टर है ये। देन इसके बाद हम ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे और इंडक्शन एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़ने को, ठीक है। सो देर इज़ मैनी थिंग्स टू स्टडी। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिसिटी से पीछा छूटेगा, फिर हम कूद जाएंगे ऑप्टिक्स पे और थोड़ा सा अपने एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स में। ओके, तो चलो, सेमीकंडक्टर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक्स। तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके पास। तो आप ही लोग के लिए फ़ायदा है, करो। नहीं तो कर तो वैसे लोग बहुत रहे हैं, अलग अलग जगह का कंटेंट आप लीजिए, बढ़िया बढ़िया कंटेंट बहुत है इंटरनेट में, लीजिए पढ़िए और जिसका आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो करिए। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।